हम तीन चार जो अपना बेल वेदर सीट है उसको थोड़ा तैयार किए हैं और उसका अपना जो मैंने बेल वेदर सीट तो वो होता है। अच्छा रुक जाओ, नया बना। आज हम लोग फिर से बात करेंगे थोड़ा बेल वेदर सीट, जो एक सेफोलॉजी का ढेर सारा जार्गन नौटंकी वाले शब्दों में से एक है। तो बेल वेदर बोलते हैं वैसे जो कि घंटी का काम करता है। वेदर माने कि चुनावी जो हवा है, जलवायु है, वो किधर घूमेगा, तो वो ऐसा मापक है मोटा मोटी। कुछ वैसा सीट जो कि जो जीतता है, मान लें कि 2020 में वो जीता, जो बीजेपी जीता, तो वही अगर सत्ता में आ गया, उसी तरह से 2015 में जीता, 2010 में जीता, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है उस सीट का। तो वैसा कुछ सीट जनरली सब जगह होता है। तो बिहार का भी कुछ सीट को आइडेंटिफाई किया गया है जो बेलवेदर सीट है। तो उसका भी अपना अपना वेरिएंस होता है कि भाई कितना तगड़ा बेलवेदर है। तो उसमें तीन टॉप में है, एक सीतामढ़ी, और नहीं, सहरसा और केवटी और रानीगंज। तीन एकदम से है कि पिछले 11 चुनाव से जो भी यहाँ जीतता है, जिस पार्टी का उम्मीदवार, जिस गठबंधन का उम्मीदवार, वही गठबंधन का सत्ता बन रहा है। तो मोटा मोटी 11 बार का तो एक अच्छा खासा हिस्ट्री है। तो सहरसा से तो लगता है आईपी गुप्ता। हाँ, सही कह रहे हो। आईपी पान गुप्ता एक समाज नया वाले। फैक्टर है। हम्म। हम्म। एक ही सीट पे लड़ रहा है, लेकिन उसका अपना छोटा छोटा ही उपजाति का जो वोट है, वो उसको गठबंधन से एक सीट अपना मिला है। और हो सकता है उसका इम्पैक्ट शायद अंडरग्राउंड चल रहा होगा बाकी जगह, लेकिन गठबंधन से आईपी गुप्ता ही है यहाँ पे। इंद्रजीत 3 सीट मिला शायद उनको। हाँ। तीन ओ, सीट मिला। 3 सीट मिला क्या? ओ, हम्म। ओके। तो ये है, सामने में आलोक रंजन और जन स्वराज से किशोर कुमार, ये तीन मेन फाइटर्स हैं। बैटल है। किशोर कुमार मुन्ना, वो तो जनसुराज में एक्टिव मेंबर में से एक है। ओ, वही है क्या? हाँ, जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि वो एक अच्छा कैंडिडेट है जन स्वराज का। हम्म। हम्म। वहां से पहले एमएलए भी एक बार शायद निर्दलीय रह चुका है। हाँ, पिछले बार भी निर्दलीय लड़ा था वो। तब वोट तो कम आया था, 5, 5.5% ही आया था। और आलोक रंजन तो पिछली बार जीते हैं, और वो लवली आनंद को हराया था। पिछली बार लवली आनंद थी यहाँ से, महागठबंधन की उम्मीदवार। तो इस बार तो लवली आनंद का बेटा जो है वो चला गया है इसमें, एनडीए में। हम्म। तो समीकरण थोड़ा सा मतलब सहसा राजपूतों का प्रभुत्व वाला है। सीट हम्म। पॉकेट वाला है। इसमें से आईपी गुप्ता खड़ा हुआ है तो पता नहीं क्या सामाजिक कॉम्बिनेशन बैठता है वहाँ। ये बड़ा। आईपी गुप्ता का पता नहीं किस कास्ट से आता है, ओबीसी ईबीसी में है शायद किसी। अरे वो इन लोगों को बोलता है ताती ततवा समाज से। ओ, हाँ, तो इन लोग दो का भी तीन कास्ट को जोड़ के वो एक पान समाज करके बनाया है। ओ, अच्छा। हाँ, तो ईबीसी में सेंध मारने वाला काम है। पहले कांग्रेस में थे और अब इधर आके अपना। हम्म। अच्छा। तो इस पे जो अपना 11 की है, उसमें हम सवाल पूछते हैं जरा, तुमको आइडिया बताते जाना। तो टिकट लेने में, चूंकि आलोक रंजन पिछली बार के विजेता है, तो उन पर बेस रहेगा कि भाई वो, उनका क्या चांसेस है जीतने का हारने का। तो पार्टी का टिकट मिलने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, काहे कि वो सिटिंग एमएलए हाँ, थे। सिटिंग एमएलए हैं तो। हाँ। और पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी यहाँ से बढ़त था, जो अभी हुआ था 24 में। तो वो भी एक पॉजिटिव है, 2 यस हो गया। सिटिंग है, तीसरा यस हो गया। कोई थर्ड पार्टी सिग्निफिकेंट जन स्वराज का कह रहे हो कि ठीक है ये, राइट? सिग्निफिकेंट है। इनका तो अब हमको लगता है जनसुराज से ज्यादा आईपी गुप्ता का वो। आईपी गुप्ता तो डायरेक्ट फाइट में ही है, महागठबंधन हम्म। की तरफ से। तो वो तो है ही फोर्स। हम्म। तो वो है कि कौन किसका वोट काट के ले जा रहा है वो डिपेंड करेगा।
अच्छा, इसको एम्बिगुअस रखते हैं, नो था। तो किशोर कुमार जो जन स्वराज का है, वो पिछले बार इंडिपेंडेंट लड़ा था, 5.5% आया था। तो हमको लगता है इससे ज़्यादा आ पाएगा उसको, तो उतना ही है तो 10% आ जाएगा, बहुत डबल हाँ, का हाँ। वो होगा तो। अब पिछले बार 46% आया था इसको, आलोक रंजन जी को, और जो लवनी आनंद थी उनको करीब 40% था, 6% का डिफरेंस था। तो नो सिग्निफिकेंट में ही डालते हैं। 6% बहुत हो जाता है विधानसभा में। हाँ, काफी मार्जिन है बड़ा हो। हाँ, अच्छा, कोई विजिबल डेवलपमेंट वहाँ का ये कौन बता सकता है? कुछ। नहीं, सहरसा का पता नहीं। सहरसा ये भी है, पप्पू यादव के भी प्रभाव वाला क्षेत्र है ये। अच्छा। वो आईआईपी को सपोर्ट करता होगा ही। हाँ हाँ, वो तो कांग्रेस का ही है ना, तो कर ही रहा होगा। ओके। विजिबल डेवलपमेंट। अब वो अलग बात है कि इंटरनली कर रहा है कि नहीं, हो सकता है कि हम्म आपसी कुछ होगी, बढ़ जाएगा तो मेरा घट जाएगा, ये सब भी तो होता हम्म है। प्रॉमिस तो टेंजिबल किया, बहुत अच्छा खासा प्रॉमिस है। पता नहीं उस जिला में भी, हर जिला का है तो ये पड़ता है तुमको। आ, ये तो सहरसा ही है, सहरसा जिला ही होगा। तो टेंजिबल प्रॉमिस में तो यस है। कोई सोशल अनरेस्ट तो नहीं हुआ था, दंगा वंगा, कोई जातीय नहीं, कुछ भी नहीं। संघर्ष या सब कुछ नहीं हुआ था। कोई वैसा स्कैंडल भी इनके खिलाफ नहीं है। प्रेजेंस इन द फील्ड भी सुनते हैं कि ठीक ठाक है, लोग से मिलते जुलते रहते हैं ये आलोक रंजन जी। लेकिन जो विपक्षी है इंद्रजीत गुप्ता, उनका भी सोशल प्रेजेंस काफी अच्छा है, वो काफी एक्टिव रहे हैं। और जो नया पार्टी बनाए हैं तो मैंने कि थोड़ा, और साथ में महागठबंधन का सपोर्ट है, तो ये थोड़ा हम्म। एम्बिगुअस टाइप का है, इसको क्या कहा जाए। कैरिस्मेटिक तो नहीं है इनकम्बेंट। और जो इंद्रजीत गुप्ता को थोड़ा करिश्मा ज्यादा होगा हमारे ख्याल से इनसे। हाँ, उनके अपने समाज में हम्म बहुत ज्यादा है, और हम्म पैसा से भी कमजोर नहीं है। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 यस है, लेकिन 7 यस है तो इनका एकदम 90%, 90+%, 94% चांस है सहरसा निकलेगा बीजेपी के पक्ष में। अब बेलवेदर है तो महागठबंधन का सत्ता भी बनने का पूरा संभावना है। मतलब हाँ बीजेपी निकलेगा तो बीजेपी का, नहीं तो महागठबंधन निकलेगा तो उसका। हाँ, इस बार टेस्ट हो जाएगा बढ़िया ओवर से। ऐसा देखो तो ओवरऑल पूरा बिहार का ही चुनाव ऐसे ही फंसा हुआ है जैसा सहरसा का फंसा हुआ है। सही में, हाँ, डबल। ये सामने सामने का फाइट में यही हो जाता है ना, एकदम क्लियर नहीं होता। तीसरा रहता तब ना आदमी कट कुट के फिर निकल जाता हल्के से भी। ठीक। ओके, तो अब आते हैं थोड़ा सा, एक रानीगंज सीट भी है, वो उसी तरह का सीट है, 11/11, पिछले 11 बार से एकदम सत्ता जिस ओर जाता है, यहाँ से जो जीतता है उसी का सत्ता बनता है उस पार्टी का। और ये एससी रिजर्व सीट है, अररिया जिला में पड़ता है। और ये सेकंड फेज में इलेक्शन होने वाला है इसका, सहरसा का इलेक्शन हो गया था, इसका सेकंड फेज में होगा रानीगंज। यहाँ से है अविनाश मंगलम आरजेडी से, अचमित ऋषिदेव है जेडीयू से। पिछले बार भी यही दोनों कैंडिडेट थे। इनका पिछले बार का भी आपसी फाइट है, जेडीयू विजयी हुई थी यहाँ से। और मार्जिन डिफरेंस का था 1% का, 1% से अरे, थोड़ा ज्यादा तब तो ये जबरदस्ती जिताया हुआ सीट था। था। और तीसरे कैंडिडेट है कृत्यानंद राम, जो जन स्वराज के हैं। अब पिछली बार नोटा जो है सो 3% था, ये भी ध्यान देने का है, 1% का डिफरेंस था और नोटा 3% था। मतलब कि तो अपने एमएलए से खुश नहीं था लोग। हाँ, 3% अभी लोग। 3% नोटा जा रहा है, तो साफ है कि अपने एमएलए से खुश नहीं है लोग। हाँ, तो इनका तो जाएगा कि भाई फील्ड में इनका प्रेजेंस ठीक नहीं है तो लोग वोट दे दिया, लेकिन पब्लिक खुश नहीं है इनकम्बेंट से। तो हमारा इसमें अगर हम जाए तो इनको तो पार्टी मैंडेट तो मिल गया। लोकसभा में भी था बढ़त, तो केवटी से ये निकल तो गए थे, उस हिसाब से तो यस है। टिकट भी मिल गया आसानी से, क्या कि ये जीत रहे हैं और इनकम्बेंट तो है ही। सिग्निफिकेंट थर्ड पार्टी में तो नोटा है, और यहाँ पे जन स्वराज उस नोटा को वाला को ले सकता है।
क्या कहा जाए, ऐसा डिफरेंस कम था वोट तब, तो हमारे ख्याल से इसको जनसुराज सिग्निफिकेंट। में अभी ये दिक्कत है ना कि जनसुराज किसका ज्यादा वोट काट देगा तो उस पे भी फायदा हो सकता है। हुँ, हुँ, सही बात है। चलो इसको हम थर्ड वाले को एम्बिगुअस नहीं रख के यस करते हैं। इसका मतलब विजिबल। है कि यदि सीट वाइज एनालिसिस करें तो जनसुराज हर एक जगह फंसा हुआ है कुछ ना कुछ। ओह! हाँ, हम तो देख रहे हैं कि जैसे पिछली बार जो चिराग पासवान या फिर हम्म। इंडिपेंडेंट का जो भी था, हम मोटा-मोटी वो देख रहे हैं कि चिराग पासवान कितना सीट लिया, कितना परसेंट लिया था। तो वो 5 या 5%, 5 साढ़े हाँ, पाँच हमारे परसेंट कंस्टिट्यूएंसी वाइज़ अलग-अलग होता है, तो हम्म। एवरेज तो वही 6 5 से 6% के बीच में। तो उस में बहुत सारा हिस्सा चला जाएगा भाई, अभी जिसके साथ है उसका लीडर, तो हम्म। गठबंधन के साथ चला जाएगा, काफ़ी हिस्सा उसका, 70% 80% है। बाकी जो 25-30% है वो किसी भी तरफ जा सकता है और उसमें जनसुराज में भी जा सकता है। कौन कहाँ जाएगा ये सब तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोटा-मोटी उस थर्ड फ्रंट को उतना ही वोट दिया जाए, इंडिपेंडेंट ये सबको जो मिला के जो लोग पिछली बार दिया हम्म। था लगभग फिर वही तरीके से वही 5 से 10 हजार वोट मान लो जनसुराज के हाँ, वहाँ। वही सब जगह आ जाए तो काफ़ी है। तो विजुअल डेवलपमेंट वगैरह तो पता नहीं रानीगंज में क्या हुआ होगा। अरे वो ओवरऑल बिहार का एक ही जैसा डेवलपमेंट है, कोई हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसा किसी कुछ जगह नहीं। कम ज्यादा। वो तो कुछ एरिया इतना पिछड़ा है कि वहाँ हो सकता नहीं हो, लेकिन हाँ, रोड-वोड बना होगा तो ओवरऑल गांव बिल्कुल में फिर जाओगे तो नाली रोड पे बहता मिलेगा इन सब जगह, हाँ। कितना भी रोड बन हाँ, जाए। शहर का तो गाँव का तो बहुत बुरा हाल है। जहाँ-जहाँ रोड बन गया है, बिजली आ गया है बढ़िया से, ये हो सकता है। रोड बनने के बाद भी आदमी लोगों का खुद का भी गलती होता है, नाली साफ नहीं होता ही नहीं होता तो सब हुँ, पानी रोड पे, फिर रोड हुँ, गड्ढा हो जाएगा। हुँ, हुँ। जहाँ साफ मिलेगा हाईवे वहाँ पर गेहूँ सिखाता है, सुखाता है, खटिया लगाता है, ये भी फेड़ा है। टैंजिबल प्रॉमिसेस तो पूरा दिया हुआ है, प्रॉमिस बीजेपी का। कोई सोशल अनरेस्ट तो नहीं हुआ है, दंगा-वंगा। हुँ, कोई स्कैंडल भी नहीं है, प्रेजेंस इन द फील्ड नहीं है, कैरिस्मेटिक वगैरह तो नहीं है, अनकैरिस्मेटिक चैलेंज हाँ, तो इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरे 7 यस इनका भी है भाई, निकल रहे हैं बीजेपी वाले। दूसरा बेलवेदर पे रानीगंज से भी। देखा जाएगा क्या होता है। मार्जिन कम था। ठीक है, तो आते हैं इसमें केवटी में। केवटी है थर्ड हमारा बेलवेदर 11 बाय 11 वाला। तो केवटी में जाने के पहले इस पे थोड़ा मोकामा पर बतिया लिया जाए। मोकामा पर तो वोट हो गया ना, मोकामा लखीसराय में हम्म। डिप्टी सीएम का जो सीट था, और तारापुर को भी थोड़ा-सा एक बार और अ, ये सब ज़रा इम्पोर्टेंट क्या कहा जाए सीट, हाई प्रोफाइल कैंडिडेट वाला सीट था। तो इसमें थोड़ा-सा मज़ा लिया जाए इसका, क्या स्थिति है? तो मोकामा का तो कुछ बताओ अनुराग। इसका कल करो मुकामा, और 2-3 लोगों ओह! को ऐड कर लो तब मजा आएगा। तो मोकामा में ना गलियाने में भी मजा आएगा। कल शनिचर हाँ, इधर हो जाएगा तो आ जाएगा लोग। कल या परसों करो, अब तो इलेक्शन हो चुका है ना, कभी भी कर हाँ, सकते हो। हुँ, ठीक ही है तब इस पर और कौन है? अभी केवटी वाला कर लो तो 3 सीट का इसको पब्लिश कर देंगे। हाँ, ठीक है, तो इसको पॉज़ ही कर देते हैं। हम ठीक है, तो अब ये तीसरा जो है बेलवेदर सीट एकदम हाई प्रोफाइल 100% एक्यूरेसी पिछले 11 चुनाव से बिहार में। पिछले 11 चुनाव से केवटी सीट ऐसा है कि यहाँ से जो भी जीतता है, उसी पार्टी का सरकार बनता है भाई चीफ मिनिस्टर में। एकदम पटना में सरकार उसी की बनती है। तो इसीलिए इस सीट पर फिर से नज़र डालते हैं हम लोग, कौन कैंडिडेट है, क्या है हिसाब-किताब। कैंडिडेट यहाँ पे हैं पिछली बार अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये है, पिछली बार हार गए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। इस बार उनकी जगह पर आरजेडी के आए हैं डॉक्टर फराज फातमी। आई थिंक फराज फातमी 15 में भी जीते हुए थे। ओह! हो सकता है, वो हिस्ट्री में। 15 में भी फराज, तो 15 हाँ, में भी महागठबंधन का सरकार था, हाँ 15 में भी जीते हुए। ओह!
कहीं तो देखे थे। मुरारी मोहन झा है बीजेपी के, ये हम्म। 47% वोट पिछली बार लाए थे और ये हराए थे उन्हीं को, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो हाई प्रोफाइल नेता और मंत्री रह चुके हैं आरजेडी के। उनको 45% आया था। और पिछली बार इंडिपेंडेंट थे मिस्टर योगेश रंजन, जिनको कि 2% आया था। और इस बार का जो लाइनअप है, जो पिछले बार के विजेता थे बीजेपी के मुरारी मोहन झा, वो फिर से लड़ रहे हैं, मैदान में है। सामने से चेंज हो गया है, डॉक्टर फराज फातमी आ गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग है कि मोहम्मद अनिसुर रहमान है, ये एआईएमएम के हैं, एआईआईएम, क्या एआईएमआईएम, हाँ। AI, हाँ। हाँ, ये ओवैसी वाले हैं। तो ये हैं यहाँ से तीसरे। और अपने जन स्वराज तो हर जगह उतारे हैं, तो बिट्टू सिंह जी हैं कोई, वो जन स्वराज से। तो लगता है यहाँ पे मुस्लिम परसेंटेज ठीक ठाक है, इसलिए दो मुस्लिम एआईएमएम भी थोड़ा दावा ठोकी है। तो तो मधुबनी के पास का सीट है ना, तो हाँ, मिथिलांचल ये में का है ना, केवटी। केवटी नाम से तो लगता है केवट लोग ज्यादा है, मल्लाह भी होगा क्या है? अल्लाह होगा, अच्छा खासा हमको लग रहा। पता नहीं नाम। हाँ, योगेश रंजन इंडिपेंडेंट पिछली बार था, इस बार बिट्टू सिंह है। तो इस बार हम अगर फिर से मुरारी रंजन पर चलाते हैं अपना की, तो पार्टी मैंडेट लोकसभा का सीट भी जीता गया था, तो ये उनका यस है। और टिकट इनको आसानी से मिला, इनकम्बेंट जीते थे, टफ फाइट रहता है यहाँ पे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराए थे, तो इम्पोर्टेंट विक्ट्री था, तो इनको वो आसानी से। ज्यादा वोट से हराए नहीं थे, लगता है 4-5 हजार वोट का ही अंतर होगा। हाँ, अंतर कम था, हार्डली। इस 47% है और उधर 45% था, 2% में तो वही होगा, 5,000 से आसपास। इनकम्बेंट तो है ही भाई, तो यस है। इनकम्बेंट का एक इसलिए है ये की में कि उसको फायदा होता है, प्रशासनिक फायदा होता है, उस पार्टी के हैं, उसको ज्यादा अपना इम्प्लीमेंटेशन करने में, जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है, अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने में प्रशासनिक मदद करके, तो इनकम्बेंट का ये फायदा होता है। लेकिन उल्टा भी होता है, लेकिन यहाँ पे इनकम्बेंट को हमारे कैलकुलेशन में ये सब एडवांटेज के कारण एक ज्यादा वेटेज है उसको। यदि टिकट मिला है ना, तो हम्म। सर्वे करके ही आता है वो सब और क्या कुछ। था, तो वहाँ। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बहुत ज्यादा, अब तभी बीजेपी आता है। के हैं ये, तो बीजेपी वाला का तो थोड़ा ज्यादा ही चलता है। हाँ, तब फिर वहाँ वो हिंदू मुस्लिम का भी चांस है ज्यादा होने का। हाँ, हाँ, वो है ही फैक्टर। डायरेक्ट हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही है सामने अपोजिशन में भी, हम्म। तो एकदम क्लियर कट। अब मुस्लिम को काटने के लिए उधर एक मुस्लिम प्रत्याशी भी है तीसरा। थर्ड पार्टी सिग्निफिकेंट तो है। यहाँ होगा ना थर्ड पार्टी सिग्नल, यहाँ दो मुस्लिम एक तरफ से है। हम्म। हम्म। तो इसमें फायदा हो जा रहा है एकदम बीजेपी फायदा को। हो रहा है बीजेपी को। शायद यही फैक्टर सबसे ज्यादा चले। विजुअल डेवलपमेंट तो नहीं है, टैंजिबल प्रॉमिस तो सब अच्छे से किया है बीजेपी सब जगह। टैंजिबल, नो सोशल अनरेस्ट, कोई राइट तो सुनने में नहीं आया है यहाँ भी। राइट तो अब होता ही नहीं है विकल्प हाँ, तो। इसको तुम उसी में जोड़ लो कि जातीय गोलबंदी और हिंदू मुस्लिम में उसी का पार्ट। हाँ, बिहार के लिए इसको उसमें डाल दो कि कौन जाति किसके विरोध में है, उसमें ही जाएगा। हाँ, वो फैक्टर एक तो उसका वो करते हैं, नामकरण चेंज करना पड़ेगा इसको, इस जातीय चीज को गोलबंदी। बिहार के हिसाब से उसमें चला जाएगा। हम्म। स्कैंडल तो नहीं हुआ कोई विधायक जी के खिलाफ? मंत्री भी है क्या ये महाराज? हाँ, मुरारी, नाम तो सुना हुआ मेरा। मुरारी मोहन झा। पता नहीं यार, ध्यान नहीं। प्रेजेंस इन द फील्ड, इसको यस करते हैं। करिस्मेटिक इनकम्बेंट, डॉक्टर साहब का हो सकता है करिस्मेटिक हो, डॉक्टर साहब है, आई डोंट नो। पॉपुलर होंगे, अपना काम हम करते होंगे तभी। अब्दुल बारी सिद्दीकी के जगह पर इनको मिला है टिकट, तो होना चाहिए तगड़ा, या तो उसके तो रिलेटिव होंगे। जीत चुके हैं तो। हम्म। हाँ, इसको डालते हैं करिस्मेटिक में, अनकरिस्मेटिक चैलेंज।
यस। 1 2 3 4 5 6 इनका तो टाइट लग रहा है। 6 ठो आया है 11 में। तो इनका भी है, लेकिन विनिंग पोजीशन में ही 90% है। तो केवटी पर भी टाइट है, लेकिन लग रहा है कि एज यूजुअल। लेकिन ऐसा देखो तो इस दो में ना केवटी और सहरसा दोनों अटका हुआ है। हाँ, अटका ही हुआ है, एकदम से खुल के नहीं बताया जा हम्म। सकता है इस प्रेडिक्टर से। हालांकि सहरसा ज्यादा फंसा हुआ है, केवटी में तो फिर भी दो खरा हुआ, तो किस तरफ जाएगा मुस्लिम का वोट। हुँ, और कुछ लोग तो कल हम देख रहे थे, कुछ न्यूज में आ रहा था, क्या सही है नहीं सही है, कि जहां जहां कांग्रेस खड़ा हुआ है ना, हुँ। वहां मुस्लिम टूट के वोट दिया। हमारे उधर बेगूसराय में भी, हाँ, 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 खुल के मटिहानी दिया सब भाई। में, बेगूसराय में, इधर सब जगह मन से वोट दिया है। जहां आरजेडी खड़ा हुआ वहां डिवाइड हो गया है कुछ। ओह! ऐसा? आरजेडी से गुस्सा गया है। हम्म। चलो, तो ख़ैर ये तीनों सीट का तो भाई जो अपना प्रेडिक्टर है, लगता बेलवेदर है है। कि प्रशांत किशोर का भाषण का असर पहुंचा है नीचे तक, लग कि रहा है। यादव को टिकट देता है, मुस्लिम को छाट देता है। यही कारण होगा। ये बात तो फैला रहा ओवैसी भी और ये भी, और बात सही है। आप 2% पर इसको डिप्टी सीएम बनाते हैं, 18% में मुसलमान को खाली वोट लेते हैं। कोई उसको ना बढ़िया मंत्री पद मिलता है, ना प्रॉमिस तो करो यार बनाएँगे डिप्टी सीएम कुछ। वोट तो मिल रहा है, मैंने एग्रेसिव बोल रहा है, वोटिंग नहीं हुआ। हुँ। हाँ, भले नहीं हुआ, ये तो चाहिए ही। हमको तो मुस्लिम नेता चाहिए एक ठो जो खड़ा होके अपना उसके साथ तो हिंदू साथ में रहना चाहिए। ऐसा क्यों होगा कि हिंदुओं के साथ मुसलमान रहे? मुस्लिम नेता में इतना पावर हो, उसमें मैग्नेटिज़्म हो, एक से एक देशभक्त मुस्लिम भी है। वो लड़ा हो बढ़िया से लड़े और ये एकदम पाट सकता है, क्या दिक्कत है? और उसके पीछे आए सब हिंदू, उसके आता ही है। इतिहास गवाह है कि जब-जब बढ़िया मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी हो कि क्या हो, नेता के पीछे आ ही सकता है। लेकिन म माने ठगने वाला काम नहीं होगा। उसने कोई नेता का क्वालिटी अगर बढ़िया होगा तो वोट मिलेगा ही भाई। चलो, देखो ले अपना प्रेडिक्टर के हिसाब से तो 2 केवटी तो फँसा हुआ है, जो हम लोग का प्रेडिक्टर के हिसाब से लग रहा है। और जो 2 सहरसा भी थोड़ा फँसा हुआ है। एक क्लियर कट में रानीगंज दिख रहा है, तो देखें फिर क्या कहा जाए। लेकिन जो प्रेडिक्टर है वो क्लियरली बोल रहा है माने कि तीनों में परसेंटेज प्रोबेबिलिटी हाई है अ, ये एनडीए के जीत का, तीनों में। तीनों में जीत का है तो बेलवेदर सीट है और 11 पिछले 11 चुनावों का ऐसा बेलवेदर सीट है। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि महागठबंधन का सरकार बनने का संभावना ज़्यादा है। चलो।